नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र खटनावले ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ कार्य पुस्तिका कक्षा 10 विज्ञान में से कार्यपत्र 12, 13 और 14 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। यदि इससे पहले की कार्यपत्र का सोल्यूशन यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और फटाफट से देख ले हुए। तो आज अपन करेंगे कार्यपत्र 12 का, 13 का और 14 का संपूर्ण सॉल्व। वीडियो को लाइक करके जाना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो देख आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखो, कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो कार्यपत्र 12 का सोल्व देखेंगे अपन। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्बनिक यौगिकों में त्रिआबंध उपस्थित होने पर नामकरण में प्रयुक्त होगा। बताओ भाई, क्या एन, इन, आइन या फिर ऑल। तो यहाँ पर आइन राइट हो जाएगा भाई, ठीक है, विकल्प से यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न संख्या 2 है कि रसोई घर के सिलेंडर में भरी हुई गैस का नाम बताइए। सभी के घरों में सिलेंडर होता है ना भैया। तो उसमें भरी हुई गैस का नाम आपको बताना है, कौन सी गैस उसमें यूज की जाती है। तो कौन सी गैस यूज की जाती है? एलपीजी, ठीक है। एलपीजी का पूरा नाम पूछ लेगा आपसे तो क्या हो जाएगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है भैया? लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी का पूरा नाम हो जाएगा। और ये रसोई घर के सिलेंडर में भरी हुई गैस हो जाती है, ठीक है, आ जाती है। ओके, फिर देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है कि एथेनॉल का औषधीय उपयोग बताइए। एथेनॉल का क्या करना है? औषधीय उपयोग आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट है कि CaH5OH का उपयोग यानी कि एथेनॉल का उपयोग जो है टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप एवं टॉनिक आदि जैसी औषधियों में किया जाता है। सेकंड आप लिखेंगे कि घाव धोने के लिए भी एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। किसी के चोट लग जाती है तो कोई घाव आ जाता है तो उसको धोने के लिए भी क्या करते हैं अपन? एथेनॉल का उपयोग करते हैं, ठीक है, डॉक्टर के द्वारा। अब देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है कि एस्ट्रीकरण अभिक्रिया लिखिए। क्या करना है आपको? एस्ट्रीकरण जो अभिक्रिया है वो आपको बताना है। तो उत्तर लिखेंगे कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से होती है तो एस्टर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एस्टर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? इस अभिक्रिया को एस्ट्रीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, प्रश्न संख्या 5 है कि कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? अभी बताओ क्यों किया जाएगा? क्योंकि कार्बन एवं उसके यौगिक पूर्ण ज्वाला के साथ जलते हैं। किसके साथ जलते हैं भाई? पूर्ण ज्वाला के साथ जलते हैं और धुआं उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए जो है कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ओके, प्रश्न संख्या 6 है आपकी कि आईयूपीएसी का पूरा नाम लिखिए भाई। तो आईयूपीएसी का पूरा नाम से ध्यान रखना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई से इंटरनेशनल हो जाएगा, यू से यूनियन हो जाएगा, ऑफ, पी से प्योर एंड ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री, है ना, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है इसका पूरा नाम हो जाएगा बच्चे। ओके, फिर देखो प्रश्न संख्या 7 है बेटा जी। तो देखो यहाँ पर क्या है कि एथेनॉल के मुख्य उपयोग बताइए। क्या करना है आपको? एथेनॉल के मुख्य उपयोग बताने हैं। तो फर्स्ट उपयोग आप लिखेंगे कि अधिकांश पेय पदार्थों में एथेनॉल एक मुख्य अवयव होता है। ओके, दूसरा आप लिखेंगे कि प्रयोगशाला में अच्छे विलायक के रूप में एथेनॉल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक जैसी औषधियों में भी करते हैं और घाव धोने में भी विषाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग जो है किया जाता है। किसका? एथेनॉल का। ओके, फिर देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 क्या कहेंगे? प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? बताओ भैया, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कि कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे आप CH4, C2H6 और C2H5 और H जो है यहाँ पर प्रमुख उदाहरण एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर आप इसे लिखेंगे। फिर देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 है कि एल्केन, एल्किन व एल्काइन में अंतर बताना है आपको। किस किस में बताना है? एल्केन, एल्किन व एल्काइन में अंतर बताना है। तो लिखेंगे आप फर्स्ट अंतर कि एल्कन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वही एल्किन। अब एल्किन का लिखेंगे कि एल्किन वह एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। एल्किन व एल्काइन जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। और फिर लिखेंगे आप सेकेंड, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध, वही एल्किन में कार्बन कार्बन द्वि आबंध एवं एल्काइन में आपका ये
त्रिआबंध हो जाएगा ना, त्रि का जो आबंध होता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर एथाइन का सूत्र लिखना है आपको, किसका लिखना है भाई, एथाइन का सूत्र लिखना है, तो C2H2 हो जाएगा भाई, ठीक है। ये आपका डन होता है। अगला देखेंगे अपन जैव प्रक्रम, कार्यपत्र का आपका 13 है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा बच्चे कि मानव पाचन तंत्र के विभिन्न पाचन अंगों के नाम लिखिए। यहाँ पर देखो विभिन्न पाचन अंगों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको दर्शाना है। ओके बच्चा, तो आइए इसको दर्शाते हैं। ये आपका जीवा हो जाएगा, ये मुंह हो जाएगा, ये आपकी ग्रेसिका है, और ये आपका जो डायफ्राम है, ये आपका पित्ताशय, ये पित्त नली है ना, और ये यकृत हो गया, ये आपका अग्नाशय हो जाएगा, ये आपका कृपि रूपी हो गया, कृपि रूपी पेरिशाचिका, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका, ठीक है। फिर देखो ये आपका आमाशय है, फिर ये आंत्र हो जाएगा, फिर ये बड़ी आंत्र है, फिर ये आपका मल द्वार हो जाएगा ना, मल द्वार, यहाँ पर द्वारा नहीं है, मल द्वार है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ देखो मल द्वार, ठीक है, मल द्वार हो जाएगा आपका, है ना, मल का द्वार है आपका, ठीक है, ये मल द्वार हो गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है कि चूने के पानी में नली से फूंक मारने पर वह दूधिया क्यों हो जाता है, आपको बताना है। जब अपन क्या करते हैं कि चूने के पानी के अंदर जो है नली से अपन फूंक मारते हैं तो वो क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो क्यों हो जाता है आपको बताना है, ठीक है। अब देखो उसका आंसर अपन लिखेंगे कि जब हम चूने के पानी में फूंक मारते हैं तो CO2 गैस चूने के पानी से अभिक्रिया करती है। क्या करती है, CO2 जो गैस होती है ना, ये चूने के पानी से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। क्या बनाती है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। अतः चूने के पानी का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है, आपको लिखना है। ओके, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे अपन कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र का रेखा चित्र बनाना है आपको। तो देखो रेखा चित्र में आपको लिए लेकर आया हूँ, ये रहा आपका दोहरा रेखा आपका चित्र, ये है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ मैं, यहाँ पर देखो ये हो गया आपका। जैसे देखो यहाँ पर फुफ्फुस के लिए फुफ्फुसी धमनी है, फिर फुफ्फुस कोशिकाएं, फिर फुफ्फुस से फुफ्फुसी शिरा, फिर शरीर की महाधमनी, फिर शरीर से महाशिरा, फिर फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों में कोशिकाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर ये चित्र बनाना था, ठीक है। किस प्रश्न के अंदर आपको चित्र बनाना है, ये वाला आपको बनाना है भाई प्रश्न संख्या 3 के अंदर, ठीक है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण का चित्र आपको बनाना है, तो ये आपको जो चित्र जो है आपको ये इस प्रकार से बनाना होगा, ठीक है। ऊपर से देख लो, पहले आपका ये है फुफ्फुस के लिए फुफ्फुसी धमनी, फुफ्फुस कोशिकाएं, फुफ्फुस से फुफ्फुसी सिरा, फिर शरीर का महाधमनी हो गया, फिर शरीर से महासिरा, फिर फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों में कोशिकाएं। हो सकता है आपकी किताब के अंदर भी ऐसा चित्र बना हुआ हो, तो आप बुक के अंदर भी देखकर बना सकते हो यदि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। फिर देखो प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न जीव समूह में से कौन सा समूह है जिसमें भोजन सामग्री शरीर के बाहर पचित एवं अवशोषित की जाती है। बताओ भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा कि निम्न जीव समूह में से कौन सा समूह है जिसमें भोजन सामग्री शरीर के बाहर पचित एवं अवशोषित की जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा कुस्कुटा, पित्तकृमि एवं जूं, ठीक है। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा भाई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है कि संकुचन के समय हृदय के अंदर कौन सी प्रक्रिया रक्त के पक्ष प्रवाह को रोकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हृदय के वाल्व। क्या हो जाएंगे भाई, हृदय के वाल्व हो जाएंगे, ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 6 है कि विऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है तो धमनी में होता है, किसमें होता है, धमनी में होता है। ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। फिर देखो प्रश्न संख्या 7 है कि पादपों में पत्तियां उत्सर्जन में सहायक होती है, कैसे समझाना है आपको, ठीक है। तो देखो उत्तर लिखेंगे कि पत्तियां पौधों में उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या करती है, उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि CO2 पत्तियों में मौजूद रुंध्रों के छिद्रों द्वारा बाहर निकाली जाती है और पौधे अपने ऊपर जमा उत्सर्जित उत्पादों से छुटकारा पाने के लिए पत्तियां गिराते हैं। ये क्या है, पादपों में पत्तियों उत्सर्जन में सहायक होती है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 7 को आपको जो है इस प्रकार से उत्तर यहाँ पर लिखना है बेटा जी, ठीक है। अब देखो अगला देखेंगे अपन कार्यपत्र का आपका 14 है ना, जो उपक्रम। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि जाइलम एवं फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। आपको बताना है कि जाइलम एवं फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे बेटा जी कि जाइलम ऊतक में पदार्थों का परिवहन वाहिनिकाओं तथा वाहिकाओं द्वारा होता है जो मृत ऊतक हैं, जबकि फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चलनी नलिका द्वारा संलग्न साथी कोशिका की सहायता से होता है, जो क्या है, जैव कोशिकाएं होती है। तो इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। फिर देखो प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पर
कि गाय की शुद्रांत्र लंबी व शेर की शुद्रांत्र छोटी होती है, ऐसा क्यों होता है ना। गाय की शुद्रांत्र तो क्या होती है, लंबी होती है, और शेर की शुद्रांत्र जो होती है छोटी होती है, तो ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे क्योंकि गाय शाकाहारी होती है। क्या होती है भाई, गाय शाकाहारी होती है, जो मांस नहीं खाता है उसको शाकाहारी कहेंगे अपन, है ना। वे सिर्फ पौधे और घास खाते हैं जिनमें सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, सेल्यूलोज पाया जाता है, जो कि एक जटिल शर्करा है। क्या है, एक जटिल शर्करा है। इसे पचाने में अधिक समय लगता है। क्या लगता है अभी, पचाने के अंदर अधिक समय लगता है। जबकि शेर क्या होता है, मांसाहारी होता है ना। शेर मांसाहारी होते हैं, जो बहुत कम समय में पच जाता है, जो कम समय में क्या होता है, पच जाता है। ओके, तो इस प्रकार आपको आंसर यहाँ पर लिखना है। फिर देखो प्रश्न संख्या 3 कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है। क्या करना है, मानव उत्सर्जन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है। ये आपका वृक्क हो गया, ये मूत्र वाहिनी, ये मूत्राशय और ये मूत्र मार्ग हो जाएगा भाई। ठीक है, फिर देखो प्रश्न संख्या 4 कि डायलिसिस क्या है। बताओ भाई, डायलिसिस क्या हो जाएगा। डायलिसिस रक्त शोधक की एक कृत्रिम विधि है। इसे तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति की किडनी सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। क्या काम नहीं कर रहे होते, किडनी। ठीक है, तो गुर्दे से जुड़े रोगों, मधुमेह के रोगी में कई बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। क्या करती है, कई बार जो है डायलिसिस की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। ठीक है ना, तो डायलिसिस क्या है, कब इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना होगा। ओके, प्रश्न संख्या 5 है कि प्रकाश संश्लेषण की निम्न रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो अपन करेंगे, देखो यहाँ पर पढ़े सूर्य का प्रकाश C6H2O6 हो गया, प्लस C6O2 और प्लस आपका हो जाएगा 6H2O। ठीक है ना, इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। तो बच्चे आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो अपने 12, 13 और 14 का जो है यहाँ पर कार्यपत्र का सॉल्यूशन अपन ने देखा है। यदि पिछली वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो मैं जो प्लेलिस्ट के अंदर आपको जाना है, प्लेलिस्ट को खोलना है, फिर आपको पिछले वीडियो भी आपको देखने हैं। ओके बेटा जी, तो मिलने वाले हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।